Okay, so this is about the 6 personal issues related to HRM के, या you can say कि इन ये steps हैं, या ये कह सकते हैं कि ये processes हैं, ये जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिलेटेड टू HRM। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि हमने अभी तक जो आप लोगों ने बताया, जिसके ऊपर डिस्कशन हमने की, कि हायरिंग की बात की, इफेक्टिवनेस की बात की, राइट पर्सन्स एंड राइट प्लेस की बात की आपने इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात की। तो हम ये देखते हैं कि इसके साथ साथ HRM में और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जैसे असेसिंग पर्सनल नीड्स, ठीक है, ये किससे लिंक है, हाउ यू आर गोइंग टू असेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है और उस हिसाब से आप कैसे रिक्रूट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। रिक्रूटिंग पर्सन, उसका क्या प्रोसेस है, स्क्रीनिंग पर्सन का क्या प्रोसेस है, सेलेक्टिंग एंड हायरिंग पर्सनल, ये भी आपने इसके ऊपर बात की है। ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नई चीज है जो कि अभी तक जिसके ऊपर हमने बात नहीं की कि क्या है ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड another new thing is deciding compensation issues, ठीक है, इसके ऊपर हम जाते हैं। नंबर 1 इज असेसिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स जो है उनको असेस करना। इसका क्या मतलब है, ठीक है, कि जो लीडर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, और यू कैन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो उनको क्या देखना जरूरी है, द वर्कलोड हिस्ट्री, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल पहले से कितने लोग हैं या कितने ज्यादा पहले से रखे गए हैं, या जितने भी लोग पहले से मौजूद हैं उनको कैसे हायर किया गया था, उसको देखना। ट्रेंड्स इन लार्जर फिलांथ्रोपिक कम्युनिटी, ठीक है, अब जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फिलांथ्रोपी में इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रही हैं, वहां पे क्या ट्रेंड्स हैं, जो लार्जर एनजीओज हैं, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे क्या ट्रेंड्स है, वहां पे क्या चल रहा है, वो कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, वो कैसे हायरिंग करते हैं, वहां पे कितनी जरूरत है, वो लोग कितने लोग रखते हैं। पर्टिनेंट चेंजेस इन एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट, उन लोगों को लीडर्स और मैनेजर्स को ये भी देखना जरूरी है कि जिस जगह पे वो एनजीओ काम कर रही है, उस एनजीओ का जो एनवायरनमेंट है, जिस सेक्टर जिस एरिया में काम कर रही है, जिस आप ये कह सकते हो कि किसी मुल्क में, किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में काम कर रही है, तो वहां पे कौन सी तब्दीली आ सकती है, ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन विद अ सिमिलर मिशन, के एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, लेकिन उसका मिशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसा है। लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स आ गई हैं कि उस एरिया के अंदर या जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप फंक्शनिंग कर रहे हैं, वहां पे कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गई हैं, ठीक है, और उनको आपने फिर कैसे देखना है। पर्सनल डिमांड्स एसोसिएटेड विद करंट एंड प्लान्ड इनिशिएटिव्स, अब जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान्ड इनिशिएटिव्स है, पहले से आपके कोई प्लान आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए थे या अभी और या फिर अभी आप करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें कितनी डिमांड हो सकती है लोगों की। बजट और कॉस्ट को भी देखना जरूरी है, आपके पास बजट कितना है, अगर बजट इतना है तो आपकी कॉस्ट कितनी लग सकती है, अगर आप इस ह्यूमन रिसोर्सेज को आप हायर करने जा रहे हैं, तो उन चीजों को पहले देखना जरूरी है, ठीक है, तो ये यही चीज बता रही है कि दे शुड स्टडी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एरिया वर्कर पूल बोथ फॉर वॉलंटियर एंड स्टाफ पोजीशंस। अब एक और चीज हमारे पास एक यहाँ पे एक और नई चीज आई है कि क्या है, हमने शुरू से ये देख रहे हैं कि हमने जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको हायर कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो परमानेंटली वहां पे फंक्शनिंग कर रहे हैं, जैसे हम स्टाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स आर ऑल्सो अ ह्यूमन रिसोर्स फॉर एन एनजीओ, क्योंकि एनजीओ के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो रज़ाकाराना तौर पे अपनी खिदमत उस एनजीओ के लिए देते हैं, वो काम करते हैं, वो कोई पे नहीं लेते, कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, कोई सैलरी नहीं ले रहे होते, या वो बिल्कुल उस तरह से नहीं काम करते जैसे स्टाफ काम कर रहा होता है, वो वॉलंटियर्स के तौर पे अपने आप को वहाँ पे हायर करते हैं। तो वॉलंटियर्स ऑल्सो volunteers are also a human asset for this organization. Volunteers, especially NGOs, volunteers are very important for NGOs क्योंकि ये
आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी ये लोग को अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए वॉलंटियर्स और स्टाफ, इनकी क्वालिटी, इनकी क्वांटिटी, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, इनकी क्वालिटी किस तरह से हो, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हो, उन चीज को देखना भी जरूरी है। All of these factors need to be studied within the framework of the organization's overarching missions statement। ठीक है, जो आपके मिशन स्टेटमेंट ओवरआर्चिंग है, उसकी जो मिशन स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको जहन में रखते हुए आपने इन चीजों को का ख्याल करना है। अब क्या है, रिक्रूटमेंट, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स। ठीक है, रिक्रूट करना, स्क्रीनिंग करना, फिर सिलेक्ट करना, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क फोर्स है, जो ह्यूमन पावर है, जो मैन पावर है, आप उसको कैसे ये सारा प्रोसेस करेंगे। ईच एनजीओज आर अडॉप्टेड हैव अडॉप्टेड द यूनिक स्ट्रेटजीज। ठीक है, हर एक ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज अलग अलग से डेवलप की होती हैं ताकि ये जो एचआरएम का प्रोसेस है इसको देखा जाए। Publicizing NGO's very existence is the most important step। अच्छा, अब एनजीओ एग्जिस्ट भी कर रही है, उसकी मौजूदगी का लोगों को बताना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को ये पता हो कि ये भी कोई एनजीओ है जो कि हमारे एरिया में काम कर रही है। अब जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमें बहुत सारी एनजीओज ने इतना ज्यादा अपने आप को पब्लिसाइज किया होता है कि हमें पता होता है कि ये एनजीओज हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जैसे हम साहिल की बात करते हैं, साहिल एक एनजीओ है जो कि बहुत ज्यादा वर्क करती है रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज। ठीक है, अब उसने अपने आप को इतना ज्यादा पब्लिक में आप कह सकते हो कि उसको आम किया हुआ है अपने रिपोर्ट्स के थ्रू, अपने सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, कि लोगों को पता है कि ये एनजीओ एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए एनजीओ जो करती हैं अपने आप को कैसे लोगों के सामने लेके आएंगी, लोगों को बताएंगी अबाउट देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, किस लिए, ताकि वो स्टाफ को रिक्रूट कर सकें और वॉलंटियर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकें। जैसे अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनजीओज में मैंने जॉब करनी, लेकिन लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं उन एनजीओज को ज्वाइन करें जो कि जिनकी रिप्यूट बहुत अच्छी हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को पता हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, इतने अरसे से मौजूद है, मैंने इसका नाम सुना हुआ है, मैंने इसको देखा हुआ है, इसकी फंक्शनिंग को ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, इसलिए अगर वो अपने आप को पब्लिसाइज कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, अपने काम को भी और अपनी स्टाफिंग नीड्स को भी, कि कितने लोगों की फॉर एग्जांपल के पास जरूरत है, वो एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं ये काम, थ्रू द यूज ऑफ लोकल मीडिया के जरिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम को लोगों के सामने लेके आएंगे। जैसे कोई न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल दे देंगे, रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे, न्यूज़ लेटर्स, रेडियो एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड्स, इवन हम ये बात करते हैं कि अब तो सोशल मीडिया के ऊपर ही लोगों ने डायरेक्ट ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर आ गए हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक और ई जर्नल्स, अपने ई रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करते हैं। ठीक है, या तो ये मीडिया के थ्रू अपना आपको पब्लिसाइज करेंगे, लोगों के सामने लेके आएंगे, या ये दूसरी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अपना हेल्प लेंगे, जैसे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हैं, चर्चेज हैं, सिविक ग्रुप्स हैं, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए से अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन क्या है कि इंटरव्यू प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हो कि कंपोनेंट होता है ऑफ सक्सेसफुल स्टाफिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ग्रुप। सक्सेसफुल स्टाफिंग का मतलब है कि आप कैसे स्टाफ हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है ऑफ यू कैन से कि सिलेक्टिंग अ स्टाफ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा, इसमें क्या चीज जरूरी है, रिकॉग्नाइज दैट ऑल पर्सनल वेदर दे आर हेडिंग अप योर ऑर्गेनाइजेशंस एनुअल फंड रेजिंग ड्राइव और लैंडिंग अ हैंड फॉर अ फ्यू आवर्स एवरी डे एवरी अदर सैटरडे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप परफॉर्मेंस। अच्छा, इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंड रेजिंग के लिए, उस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंड रेजिंग ड्राइव है
उसके अंदर आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, या वो फॉर एग्जांपल वॉलंटियर्स है, वो कुछ अरसे के लिए आपके पास आते हैं, कुछ घंटों के लिए काम करते हैं, तो ये हर एक बंदे को इम्पोर्टेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि किसी ना किसी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर आपने स्क्रीनिंग और सिलेक्शन करनी होती है तो आप क्या करेंगे, यूज एन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म करें, कोई बना लेते हैं, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है जो बंदा, उसकी तमाम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उससे ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसने एप्लीकेशन जमा करा ली है, अब उसकी एप्लीकेशन जमा कराने के बाद आप उसकी जितने भी जो एप्लीकेंट्स थे उनकी एप्लीकेशन को आप स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस मतलब आप देख रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो कि जो आपने जॉब रिक्वायरमेंट्स आपने बताई थी, जो स्पेसिफिकेशंस बताई थी, क्या उन स्पेसिफिकेशन के ऊपर वो इंडिविजुअल के स्किल्स, एटीट्यूड्स और नॉलेज फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे अगर कोई लोग एप्लीकेंट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए या एचआर मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं, और उस बंदे की उन्होंने एनजीओ ने फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ये मांगी होती है कि 5 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, लेकिन और उसके स्किल्स क्या हो कि उसकी एचआर में डिग्री हो, राइट, उसकी मतलब एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एचआर की नहीं है और उसका 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में पता चला, तो हम उस इंडिविजुअल को उस सिलेक्शन प्रोसेस से फिर निकाल देते हैं। To determine if the applicant or would-be volunteer is interested in the organizations for legitimate reasons, ठीक है, ये भी फाइंड आउट करने की जरूरत है, ये भी जानने की जरूरत होती है कि जो कि एप्लीकेंट है, जो कि अभी कह सकते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्वाइन कर रहा है, या जो आपका वॉलंटियर है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लेजिटिमेट रीजंस हैं, ठीक है, कि लेजिटिमेट रीजंस क्या हैं, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फॉर एग्जांपल बताए गए हैं, या कोई इसलिए इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है कि वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट लेकर, वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसको जानने की बहुत जरूरत होती है। लोग आपसे पूछते हैं ना, जब अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपसे पूछते हैं व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू आर वांटिंग टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपसे पूछ रहे होते हैं किस लिए, आपकी मोटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए, आपके इरादों को ये जानने के लिए कि क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि आप प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करें, या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन है उसमें आपका इंटरेस्ट है, कि मुझे बहुत ही शौक है कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूं जो कि चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड काम करती है। तो आपने क्या किया, आपने शो किया कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने में मेरा इंटरेस्ट है। या तो क्या है कि और प्राइमरीली फॉर रीजन दैट मे नॉट एडवांस ऑर्गेनाइजेशन कॉज, या कुछ लोगों की ये भी रीजन हो सकती है कि वो बहुत अकेले हैं, या वो फारिग बैठे होते हैं, इसलिए इसने सोचा कि मैं चलो कोई जॉब ही कर लेता हूँ, या उसने ये सोचा कि चलो मैं जॉब करता हूँ ताकि मुझे फाइनेंशियल प्रॉफिट मिले। तो इट शोज कि एक तरफ तो कुछ लोग वो होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए या अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और कुछ लोग वो होंगे जो कि अपनी किसी भी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉज में यू कैन से कि इतना ज्यादा इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि उनका मकसद ये है कि वो फारिग बैठे हुए तो किसी काम में लग जाए या उन्हें पैसा मिले, राइट। तो अब आप खुद ही सोचिए कि कौन सा बंदा ज्यादा अच्छी तरीके से इनपुट दे सकता है, कौन सा बंदा, कौन सा एप्लीकेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, कौन सा वाला, द फर्स्ट वन, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए इंटरेस्टेड है ताकि फॉर ड्यू टू द सम लेजिटिमेट रीजंस। Objectively evaluate prospective employees and volunteers based on criteria, ठीक है। आप उन लोगों को, वन ऑफ यू हैव टॉक्ड अबाउट, और आपने मेंशन किया ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन करनी है आपने, यू आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज योर बायसेस, योर लाइकनेस पर डिसलाइकनेस, or you are not going to employ or hire any
पर्सन बेस्ड ऑन योर ब्लड रिलेशनशिप की अगर बात करते हो, या किसी प्रेशर की वजह से आपने, या आप किसी की सिफारिश की वजह से आप किसी को सिलेक्ट करते हो, तो इन चीज़ों को आपने नहीं रखना होता ख्याल में। इट मीन्स कि फिर आप सब्जेक्टिवली हायर कर रहे लोगों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली आपने इवेलुएट करना है उन लोगों की एम्प्लॉयज़ को, किस बेसिस पे कि आपने जॉब का क्राइटेरिया क्या रखा था, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब की स्पेसिफिकेशंस है वो हैं क्या, क्या बताइए आपने कि इसका इतना एक्सपीरियंस हो, उस स्किल में माहिर हो, ये उसके पास आप ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कि रिक्वायरमेंट ये है, उसकी स्किल्स ये हो, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये हो, ठीक है। टू बी रियलिस्टिक इन पुटिंग टुगेदर वॉलंटियर वर्कफोर्स, ठीक है। किस तरह से अगर आपने वॉलंटियर्स रखने भी हैं, वॉलंटियर्स किस तरह से रखनी है कि आप जो एक ऑर्गेनाइजेशन है समटाइम्स वो वॉलंटियर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जोड़ देती है, ठीक है। या वो वॉलंटियर्स के जो काम है, वॉलंटियर्स के साथ इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि ये तो वॉलंटियर्स 24 घंटे हमारे साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस आप लगा देते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आप किसी एनजीओ में कि आप मैनेजर हैं और आपने ये सोचा था कि मुझे किसी बंदे को हायर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं वॉलंटियर्स जो मेरे पास आके बैठे हैं मैं इनको कहूंगा कि आपने 24 घंटे काम करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो आप सोच के आए थे कि आपने 3 घंटे काम करना है, तो वो 3 घंटे की इजाजत मैं नहीं दे रहा, बल्कि आपने यह करना है कि जो टोटल ऑफिस आवर्स हैं 9 to 5 आपने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फिर नुकसानदेह होगा कि वो जो वॉलंटियर्स हैं वो उस तरह से फिर पॉजिटिवली उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इसलिए किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि जो वॉलंटियर्स हैं या जो स्टाफ हैं, दे आर बोथ एसेट्स, ठीक है। ये दोनों वॉलंटियर्स भी और आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक सरमाया है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो आपने इस वजह से क्या ख्याल रखना है कि इन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो वीकनेस है, उनको जहन में रखते हुए, उनको देखते हुए आपने वॉलंटियर्स और एम्प्लॉयज को कैसे पॉजिटिवली इन्वॉल्व करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Number fourth one was about is about orienting staff and volunteers to the organization. उससे पहले किन चीज़ों को हमने देखा, वही चीज़ें जो आपने बताई कि हम कैसे हायरिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन करनी है, इंटरव्यू प्रोसेस किस तरह से होगा, जॉब स्पेसिफिकेशंस को देखना है, ठीक है। आप उसके साथ क्या चीज़ है नेक्स्ट, ओरिएंटिंग द स्टाफ एंड वॉलंटियर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो नया स्टाफ हायर किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है, वो एम्प्लॉयज़ वो न्यू होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। उन लोगों को जाहिर सी बात है, कोई भी नया बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जब उसको हायर किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं होती कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, किस तरह से करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके फंक्शनिंग क्या है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हर बंदे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बोर्ड मेंबर है, चाहे वो उसका स्टाफ है, चाहे वो उसके वॉलंटियर्स हैं। Why? Only because of achieving the objectives of the organization, right? इसलिए अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग के साथ साथ किस चीज़ की ज़रूरत है कि जो ट्रेनीज हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि जो भी मेंबर्स उस ट्रेनिंग में शामिल हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकें और अपने कंसर्न्स को शो कर सकें, अपने क्वेश्चंस, अपने कंसर्न्स, अपने इश्यूज को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस कर सकें। अगर आपने लोगों की सिलेक्शन और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जो एक टीम बिल्डिंग का जो एक कॉन्सेप्ट होता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपने बहुत ही अच्छी टीम बनानी है, तो आपकी टीम क्या हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेगी। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, कमिटमेंट टू क्वालिटी, ठीक है।
आप क्यों कर रहे हैं, स्टाफ की ओरिएंटेशन क्यों कर रहे हैं? भाई मेरा तो मकसद था कि मैं स्टाफ को हायर करूं, उसको जॉब मिल गई, अब वो काम करे। अब क्या जरूरी है, ताकि आप कमिट करें क्वालिटी को, आप अपने टीम मेंबर्स को ये शो करें कि आप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इस चीज के अंदर कौन सा बंदा अपना रोल प्ले कर सकता है? एक लीडर। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो लीडर है वो बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले कर सकता है, अपने न्यू स्टाफ को ये रियलाइज कराने के लिए कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट हैं, आप बहुत ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने इस वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। न्यू जो लोग होते हैं वो उनको कोई डिफिकल्टी हो सकती है, अनईजनेस हो सकती है और स्ट्रेस वो फेस कर सकते हैं जब वो जॉब को स्टार्ट करते हैं। इसलिए क्या करेंगे कि ओरिएंटेशन की जाएगी उन न्यू स्टाफ की या वॉलंटियर्स की, और ओरिएंटेशन में क्या किया जाएगा, उन एम्प्लॉयज को बताया जाएगा विद बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो उनको बताई जाएगी, ठीक है। और उनको ये बताया जाएगा कि वो किस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वो जॉब से रिलेटेड उनकी ड्यूटीज क्या हो सकती हैं, या अगर वो जॉब कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो किस लेवल का काम करें कि उनका काम एक्सेप्टेबल समझा जाए। नंबर 5 जो कि इसका लास्ट है HRM का एक कंपोनेंट विच इज अबाउट कंपनसेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज एंड वॉलंटियर्स। अब आप उन एम्प्लॉयज को उन वॉलंटियर्स को कंपनसेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कंपनसेट कर रही हैं कि आप उनको या तो टेंजिबल बेनिफिट्स दे रहे हैं, ठीक है। टेंजिबल बेनिफिट्स किस तरह से हैं कि आप उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस दे रहे हैं, पर्क्स, कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जो एनजीओ के जो मेंबर्स हैं वो उससे सेटिस्फाई हों। या दूसरी क्या हो सकती है कि आप उनको मोटिवेट करें, ठीक है, मोटिवेशन कर रहे हैं आप उनकी, या आप उनकी जो जरूरत है उनकी जरूरत को फुलफिल कर रहे हैं। अब अगर आप कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है, आप किस तरह से कंपनसेट कर रहे हैं, या तो आप उनको टेंजिबल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंजिबल बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स की बात कर सकते हैं, आप उनको कोई उनको ये कह सकते हैं कि बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको कोई बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, या उनको कोई पेंशन दे रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट इनकम प्लान उनको दे रही हैं, अगर वो बहुत ही लंबा अर्सा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन कर रही हैं, उनको आप सिक पे दे रही हैं, वेकेशन पे दे रही हैं, उनकी ग्रुप लाइफ एक्सीडेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कर रहे हैं। तो ये शो कर रहे हैं कि ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि आपको शो कर रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या है कि जो लीडर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि वो उनको ये बता रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आप ये कह सकते हो कि अप्रिशिएट कर रही हैं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। या आप क्या कर रहे हो, मतलब कोई भी बंदा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, जो कि आप कह सकते हो कि पुअर हैं, कोई भी बंदा अगर सोशल वर्क कर रहा है या एनवायरनमेंट रिलेटेड काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि वो जो लीडर्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये जो अप्रिसिएशन है, ये जो मोटिवेशन है, दिस इज इनटेंजिबल बेनिफिट, जो कि आपको नजर तो नहीं आ रही, जो कि किसी फॉर्म में नहीं है, किसी उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनके लोगों को, उस स्टाफ को बहुत ज्यादा उनकी स्किल्स को इस्तेमाल करने में सपोर्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज की हम बात कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ रहा है ना, तो उनके सर्विस रूल्स क्या होंगे। सर्विस रूल्स, यहाँ पे आप काम करने आए हो, तो काम करने के लिए आपने किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ख्याल रखना है। तो एम्प्लॉयर की जो सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको क्या नाम देते हैं, इसको पर्सनल बाय लॉस का भी
नाम कहा जाता है। ठीक है, बायलॉज हमें पढ़ा था हमने स्टार्ट में, ये इंपॉर्टेंट इंटरनल डॉक्यूमेंट है, गवर्निंग डॉक्यूमेंट है, जो कि क्या कंट्रोल कर रहा है, जो कि बता रहा है, जिसके अंदर डिटेल्स होती हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग क्या है, लोग कैसे काम करेंगे, लोगों की सिलेक्शन कैसे होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने इसमें बताए होते हैं। तो इसी तरह से वो बायलॉज जिसके अंदर एम्प्लॉय की सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होगी तो उसको क्या कहते हैं, पर्सनल बायलॉज की बात की गई है। डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग, अब इन पर्सनल बायलॉज में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, के जो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय है उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, या अगर उनको हायर किया जाता है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन से तरीके हैं जो कि फॉलो किए जाएंगे। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या होते हैं, किस तरह के हैं। फॉर एग्जांपल स्टाफिंग स्ट्रक्चर, कैसे कि उनको ये बताया जाएगा कि उनकी नेचर ऑफ जॉब क्या होगी या उनका पोजीशन क्या होगी। कोई भी बंदा जिसको हायर किया जाएगा तो उसकी नेचर ऑफ जॉब क्या होगी, उसकी पोजीशन लेवल क्या होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन की जाती है, बताया जाता है कि जो जॉब रखी गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, वो क्या काम करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी कितनी क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन कौन से स्किल्स उसे में माहिर हो। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है, ये भी बता दिया जाता है कि तरीका क्या होगा। ठीक है, एम्प्लॉयज को हायर करने का उनकी क्राइटेरिया क्या लगाना है, तरीका क्या होगा, पॉलिसीज क्या बनानी है। ठीक है, किस चीज की पॉलिसीज, इन सोर्सिंग एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करने में, एम्प्लॉयज की सोर्सिंग करने में कौन सा तरीका होगा। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर हमने ये जो पॉलिसीज बनाई हैं, कि हमने ये पॉलिसी पहले से बना ली थी कि अगर हमने प्रोजेक्ट मैनेजर हमने कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए होगा तो हम उस मैनेजर की ये क्वालिफिकेशन होगी, उसकी ये पोजीशन होगी, उसकी जॉब ये होगी, उसका स्कोप ये होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन ये होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, तो ये पहले से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, कि उनकी अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होगा, अपॉइंटमेंट का तरीका और अपॉइंटमेंट के रूल्स क्या होंगे। एम्प्लॉय जॉब मूवमेंट, ठीक है, कि उनको अगर ट्रांसफर करना है, उनकी डेपुटेशन करनी है, कोई प्रमोशन अगर कभी देनी है तो वो प्रमोशन की पॉलिसीज क्या होंगी, उसके रूल्स क्या होंगे, तरीका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर हमने हायर किया था, इस प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रमोशन का हमने ये तरीका लगाया कि वो अगर 5 साल यहाँ पे काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अगर 5 साल तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो फिर जाके उसको प्रमोशन देंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे करनी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है कि पहले से टारगेट सेट कर दिया जाएगा कि टारगेट सेटिंग है, अप्रेजल पॉलिसीज हैं, रूल्स, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर्स, कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे एक डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ, एक एग्जांपल शो करती हूँ, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा ये जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं उसके साथ। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, राइट। ट्रेनिंग की अगर से ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्पेसिफाई कर देंगे, एक हमने अपनी बायलॉ ये बना देंगे, बायलॉज में एक चीज ये शामिल करेंगे कि जो भी नया बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा उसको फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स की उसने ट्रेनिंग लेनी होगी। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि हमने अपने इस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं जो कि न्यू है। हमने इस ओरिएंटेशन का जो प्रोसेस था, ओरिएंटेशन का जो रूल है वो डिफाइन कर दिया कि जो भी नया बंदा आएगा उसको 3 महीने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग लेनी होगी। ठीक है, एम्प्लॉई की कंपनसेशन कैसे होगी कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी सैलरी कितनी होगी, अगर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो उसकी सैलरी क्या होगी, उसके साथ कौन सी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, बेनिफिट क्या होंगे, रिवॉर्ड्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉइज लीव प्रोविजन, अगर वो छुट्टी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो छुट्टी के लिए तरीके क्या होंगे, टाइप्स कौन सी लीव्स हैं, अगर उन्हें कैजुअल लीव चाहिए, अर्न लीव चाहिए तो वो किस तरह से होगी।
लीव लेने की कंडीशंस क्या होंगी, कि हो सकता है ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो नया बंदा अभी भी हायर हुआ है उसको एक हफ्ते के बाद कह रहा है कि मुझे एक महीने की छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीव प्रोविजंस डिफाइन कर दी जाती हैं, वो एनजीओस बता देती हैं। सर्विस कंडीशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, अब कोड ऑफ कंडक्ट भी बता दिया जाता है कि आपका बिहेवियर इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होना चाहिए, कौन कौन से एक्शंस एक्सेप्टेबल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और कौन कौन से एक्शंस अनएक्सेप्टेबल हैं। आप ये काम इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते, ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्प्लॉय रिलेशंस प्रैक्टिस, ठीक है, कि वहां पे एम्प्लॉय के राइट्स क्या हैं, इंटरनली वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ सकती हैं और जो कि ऑर्गेनाइजेशन खुद से बना सकती हैं, ठीक है। नाउ इट्स अबाउट एम्प्लॉय हैंडबुक। व्हाट इज एम्प्लॉय हैंडबुक? एम्प्लॉय हैंडबुक क्या है? इट इज for orienting the employees about the job and organization as they enter and work in the organization so as to facilitate their performance, ठीक है। अब एम्प्लॉय हैंडबुक के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। एम्प्लॉय हैंडबुक के अंदर क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू, ठीक है। एम्प्लॉय सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन, एक हैंडबुक बना दी जाएगी जिसके अंदर उनको ये बताया जाएगा, उनके लिए इंफॉर्मेशन होगी किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन के रिव्यू के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन, प्लान्स, एक्टिविटी, स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, अचीवमेंट, सारी की सारी उस ऑर्गेनाइजेशन से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, एक तो उसमें वो होगी, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉय सर्विस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। इन ये जो हमने एक्टिविटीज यहाँ पे बताई है ना कि ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट क्या है, मिशन क्या है, प्लान क्या है, इसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय है उसके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशंस उसमें मेंशन होंगी, वर्क इश्यूज उसमें मेंशन होंगे, स्टाफ डेवलपमेंट प्लान एंड प्रोसीजर की कोई भी जैसे आप ये देखते हैं ना कि जब आप यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया तो आपको देते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी डिटेल होती है कि ये यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है, यूनिवर्सिटी का विजन क्या है, यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से एक्टिविटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, कौन हेड है, किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, और क्या क्या उसने इस यूनिवर्सिटी ने अचीव कर लिया है, और डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, अगर डिग्री एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। तो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर चीज़ डिटेल उसके अंदर होती है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हैंडबुक बनाई जाती है जिसके अंदर उस एम्प्लॉय के लिए एक तो ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू, और दूसरा उस एम्प्लॉय की सर्विस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और उसके अंदर और क्या चीजें आ सकती हैं? डॉक्यूमेंटेशंस एंड फॉर्म्स ऑफ वेरियस सर्विस, टाइम गाइडलाइंस, लीव प्रोविजंस, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, अगर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करनी है तो किस तरह से करनी है, इंटरनली आपस में कम्युनिकेट करना है बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने तो वो कैसे करना है, रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज कितनी मौजूद हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी और प्रिकॉशंस कौन सी ली जा रही है, तो ये किसमें बताई हुई होती हैं? ये एम्प्लॉय हैंडबुक में बता दी होती हैं। ओके, लेट मी शो यू एन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू ये रहा जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक एनजीओ ने ना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ पे की है ना, इन्होंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल्ड में हर एक चीज़ का एक एक सैंपल दिया हुआ है। जैसे हमने रिक्रूटमेंट का पढ़ा है, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई हुई है, एक जॉब सिलेक्शन कैसे करनी है तो वो उस तरह से बनाई हुई है। तो हर एक एक पार्ट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक एक उसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ, वो क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन स्टेटमेंट, ठीक है। पार्ट 1 इन्होंने बताया हुआ है जॉब आइडेंटिटी,
ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि क्या चाहिए हमें, किसकी जरूरत है, कौन पोजीशन क्या है, हमें चाहिए एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर चाहिए, उसका पोजीशन लेवल क्या है, ऑफिसर 1, सर्विस ग्रुप उसका क्या है, हेल्थ एजुकेशन ग्रुप, वर्क यूनिट क्या है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट होगा, किसको रिपोर्ट करेगा, हेल्थ मैनेजर को, हेल्थ प्रोजेक्ट मैनेजर को, किन किन लोगों को सुपरवाइज करेगा, किन का हेड होगा, हेल्थ एजुकेशन मोटिवेटर्स। ठीक है, आप उसके वर्क रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, यहाँ पे इसके वर्क रिलेशनशिप बताए हुए, ऑल यूनिट इंचार्ज कौन कौन से हैं, इनके साथ काम कैसे करेगा, इसके साथ रिलेशनशिप इसका क्या होगा कि इनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इनको सपोर्ट करेगा। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ उसका काम क्या है। 7th पॉइंट में यहाँ पे उन्होंने बता दिया है उसका जॉब पर्पस, कि हमें अगर ये बंदा चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन को, हेल्थ प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, तो उसकी पर्पस क्या है। नेक्स्ट इन्होंने जॉब कंटेंट्स बता दी कि परफॉर्मेंस एरिया एंड स्टैंडर्ड्स क्या है, कितनी इसके पास अथॉरिटी होगी, और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इनके क्या हैं, कैसे कैसे इनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। ठीक है, फिर वर्क कॉन्टेक्स्ट, जॉब स्पेसिफिकेशंस, तो ये शो कर रहा है कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि उसकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ये जो फंक्शनिंग है, जॉब प्लेसमेंट है, कंडीशंस हैं, वो क्या है।